अमेरिकन इलेक्शंस इस वक्त दुनिया में बहुत मायने रख रहे हैं। सब कह रहे हैं, देखते हैं कैसे। सब कह रहे हैं कि दुनिया के फ्यूचर राइट नाउ, उसकी डायरेक्शन सब अमेरिकन इलेक्शंस पे वन वे और द अदर डिपेंड कर रहा है। इस वक्त समझने की कोशिश करते हैं। पहले आते हैं इन्फॉर्मेशन पे, है क्या अमेरिकन इलेक्शंस और कैंडिडेट्स कौन है, उन कैंडिडेट्स की अपनी खुसूसियात क्या हैं, और फाइनली किसकी हार और किसकी जीत में दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। Let's begin with the nitty-gritties of American elections. Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired. I say, bring it on. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. You think you just fell out of a coconut tree? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मिसकंसेप्शन है कि अमेरिका में सिर्फ दो पार्टी सिस्टम है, ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी इन दो पार्टीज की है, बाकी पार्टीज भी हैं लेकिन उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाता। मिसाल, दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स होने के बावजूद भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शंस के शुरू में। दो तीन पार्टीज के लोग भी करते हैं, लेकिन जितने इलेक्शंस करीब आते हैं उनमें से बेशतर कैंडिडेट्स अपने आप को आइदर ऑफ द टू पार्टीज के साथ अलाइन कर देते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के अभी वाले इलेक्शंस में 4 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन फोकस सिर्फ 2 कैंडिडेट्स पे है। डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम रिपब्लिकन्स, कमिला हैरिस फ्रॉम डेमोक्रेट्स। इसके अलावा जिल स्टाइन फ्रॉम ग्रीन पार्टी और चेज ऑलिवर फ्रॉम लिबर्टेरियन पार्टी भी हैं। लेकिन सदाती उम्मीदवार में जो मैटर करता है वो करता है या तो रिपब्लिकन्स का या तो डेमोक्रेट्स का। इसलिए अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से 2 पार्टी सिस्टम कहा जाता है। लीगली ऐसा कुछ नहीं है, और नॉट बिकॉज कि वहाँ पर कोई और पार्टीज नहीं होती हैं, मगर ये 2 पार्टीज डोमिनेंट रहती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अमेरिकन इलेक्शंस में इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस में कोई कॉन्टेस्ट नहीं करता है, करते हैं, लड़ते हैं इंडिपेंडेंट्स। आप देख लें उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या सेनेट में काफ़ी मिकदार में इंडिपेंडेंट्स मौजूद हैं। उनकी लेजिस्लेशन के इलेक्शंस पे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, फिलहाल फोकस करते हैं उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पे। सदाती उम्मीदवार को पहले इन 2 पार्टीज के प्राइमरीज से जीतना होता है, यानी इलेक्शंस जब करीब आते हैं तो डेमोक्रेट पार्टी हो या रिपब्लिकन, दोनों पार्टीज में से काफ़ी लोग जो अपने आप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट समझते हैं और प्रेसिडेंट की रेस में दौड़ लगाने को अनाउंस कर देते हैं, फिर हर कोई अपनी अपनी पार्टी में लॉबिंग शुरू कर देता है, इंडोर्समेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर वोटिंग होती है, जिसको प्राइमरीज कहा जाता है। यानी कि जो रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स हैं वो इकट्ठे होकर, या रजिस्टर्ड रिपब्लिकन है वो इकट्ठे होकर एक कैंडिडेट को फाइनल करते हैं। एंड दैट्स हाउ बोथ द पार्टीज या सारी पार्टीज फाइनलाइज देयर कैंडिडेट्स फॉर द प्रेसिडेंट। बाय द वे, रिपब्लिकन्स को ग्रैंड ओल्ड पार्टी यानी जीओपी भी कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका की पहली पॉलिटिकल पार्टी है। इसका सिंबल हाथी है और डेमोक्रेट्स का सिंबल गधा है। बट वी ऑल नो कि सिंबल्स रियली डजंट मैटर अगर वोट अवाम आइडियोलॉजी पे करे। वी सॉ दैट इन आवर रिसेंट February 8 इलेक्शंस इन पाकिस्तान। प्राइमरीज होने के बाद असल लड़ाई शुरू होती है पैसे के लिए, लॉबिंग, डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल लोगों को इंडोर्समेंट। देखिए, अब तो सिर्फ 2 कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट रह गए, ये सब शुरू हो जाता है। और फिर इसी तरह ये दोनों कैंडिडेट्स एक दूसरे पे चीखते चीखते इलेक्शन तक पहुंच जाते, जैसे हमारे पास हो जाए। I'm not just MAGA, I'm dark, gothic MAGA. And may I introduce a man that I've respected ever since the beginning of my career, Mr. Robert De Niro. Hi, Philly, how are you? I will be casting my vote for Kamala Harris and Tim Walz in the 2024 presidential election. अब यहाँ से शुरू होती है अमेरिकन इलेक्शंस की टेक्निकलिटीज। दुनिया की पुरानी तरीन डेमोक्रेसी, और इंटरेस्टिंगली कोई इदारा अमेरिका का नहीं है जो इलेक्शंस को कंडक्ट करवाए, किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर सवाल उभरता है कि इलेक्शंस मैनेज कैसे होते हैं इतने बड़े मुल्क में। 1777 का जब पहला इलेक्शन हुआ, तब से लेकर तकरीबन 1800 की शुरुआत तक अमेरिका में इलेक्शंस पता कैसे होते हैं, 2-3 दिन पहले अनाउंस होता था हर काउंटी यानी कि गांव और शहरों में।
फिर लोग सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस के सामने जमा होते थे और क्लर्क के सामने जाकर अपनी शनाख्त बता के बड़े आवाज़ में, चीख मार के आवाज़ में, बड़ी आवाज़ में अनाउंस करते थे कि उन्होंने किसको वोट देना है। कोई बैलेट की ड्रामेबाजी नहीं थी तब, लेकिन जब ज़ाहिर है वक्त से आबादी बढ़ी, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आता गया, पहले बैलेट का इस्तेमाल, फिर ईवीएम्स का, अब तो अमेरिकन इलेक्शंस में ई वोटिंग भी होती है और पोस्टल वोटिंग भी होती है। तो अब फिर सवाल उभरता है कि हमारा इतना छोटा सा मुल्क, उसमें इतने सालों से एक इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर भी इलेक्शंस कभी प्रॉपरली नहीं हुए हैं, और अमेरिका में कोई इदारा सुपरवाइज ना करते हुए भी इतने बड़े मुल्क में इतने आसानी से इलेक्शंस मैनेज हो जाते हैं। इदारों का कमाल है जनाब। वक्त के साथ इदारे इतने मैच्योर हो गए हैं कि उनको इस चीज़ के अलावा, यानी कि सही काम के अलावा और कुछ करना नहीं समझ आता। हमारे यहाँ तो कोई इदारा नहीं है, सब उनके सरबराहों के नौकर हैं। किसी भी इदारे का जो सरबराह है आप देख लें, वो अपने इदारे के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको नौकर समझता है, और कुछ इदारों के सरबराह तो ऐसे हैं जो पूरे ही मुल्क को नौकर समझते हैं। एनीवेज, अमेरिका में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करने हैं, किस तरह करने हैं, इवन वोटर लिस्ट, ये सब डिसेंट्रलाइज्ड है। मीनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स का ये प्रोग्रेटिव है, यानी कि उनकी मर्जी है, उनका काम है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कोई इदारा बनाना चाहती हैं इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए, तो वो भी उनकी मर्जी है, और वो इलेक्शंस के रूल्स पॉलिसीज सब स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि सूबाई लेवल पर। इतनी डिसेंट्रलाइजेशन है ना मजे की कहानी। फेडरल गवर्नमेंट का सिर्फ एक इदारा है, यूएस इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ इधर उधर असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहता है। दूसरा सवाल, डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड में क्या फ़र्क है। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी हम लेजिस्लेशन को इलेक्ट करते हैं और लेजिस्लेशन प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है। अमेरिका में लेजिस्लेशन का गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि सदर लेजिस्लेशन का हिस्सा ही नहीं होता, और क्योंकि सदर डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और डायरेक्टली इलेक्टेड बाय होल ऑफ अमेरिका। यही शौक इमरान खान साहब का भी था, अब पता नहीं अभी भी है कि नहीं है, लेकिन था तो सही, कि मेयर से लेकर सब के सब प्राइम मिनिस्टर तक सब डायरेक्टली इलेक्टेड हो। लेकिन पार्लियामानी सिस्टम में ऐसा नहीं होता सर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। अब आए वोटिंग सिस्टम पे। अमेरिका के सदारती इलेक्शंस में दो किस्म के वोट मैटर करते हैं, एक है पॉपुलर वोट और दूसरा है इलेक्टोरल कॉलेज। पॉपुलर वोट तो आसान है, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया, बड़ा सिंपल। इलेक्टोरल कॉलेज थोड़ा ट्रिकी चीज़ है, बट आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो सबको ही समझ आ जाएगा, बहुत आसान सी चीज़ है, फजूल में उलझन बनाई हुई है। अब अमूमन तो ये होता है ना कि बस जिसने पॉपुलर वोट लिया वो जीत गया, जैसे रशिया में होता है, या फिर बहुत सारे जो सदारती निज़ाम वाले मुल्क हैं उनके अंदर होता है, ब्राज़ील वगैरह। लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग है अमेरिका में। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास पॉपुलर वोट है तो अमेरिका के सदर बन गया। 2002 के इलेक्शन में अल गोर वर्सेस बुश बहुत कांटे का मुकाबला था। अल गोर को 48.4% वोट पड़ा और बुश को 47.9%, लेकिन फिर भी बुश जीत गया। 2016 में हिलरी क्लिंटन को ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से 30 लाख वोट ज़्यादा मिले पॉपुलर वोट, बट फिर भी 2016 में ट्रंप जीत गया। अब ये बज़ाहिर जाती लग रही है ना, ये जाती नहीं है, ये खूबसूरती है। ट्रंप हो या बुश, कम वोट पड़ने के बावजूद ये दोनों इसलिए जीते क्योंकि दोनों को इलेक्टोरल कॉलेज में मेजॉरिटी नहीं थी या मेजॉरिटी रही। इन शॉर्ट, आप पॉपुलर वोट जितना भी ले लो, अगर आपको इलेक्टोरल कॉलेज में मेजॉरिटी नहीं है, जो कि इस वक्त 538 वोट्स टोटल पे मुश्तमिल है इलेक्टोरल कॉलेज, और उस 538 में से मेजॉरिटी आपने नहीं ली जो बनती है 270, तो आपने इलेक्शंस नहीं जीती। और जिनके 270 वोट बन गए वो इलेक्शंस जीत गया। अब सवाल है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है भाई, ये क्या चीज़ है। दिखने में ये कुछ इस तरह है। एज यू कैन सी, हर स्टेट के पास अलग अलग नंबर अलॉट है, एंड दैट इंडिकेट्स कि हर स्टेट का इलेक्टोरल कॉलेज में कितना वोट है। इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, इन पर्टिकुलरली आर्टिकल 2 सेक्शन 1, जो ये कहता है कि इलेक्टोरल कॉलेज होगा हर स्टेट का। इलेक्टोरल कॉलेज के नुमाइंदे, जिनको इलेक्टर्स भी कहा जाता है, वो हर स्टेट में होंगे।
और उनकी तादाद उस स्टेट के नंबर ऑफ सेनेटर्स एंड नंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जितनी होगी। मिसाल अगर एक स्टेट है जैसे कैलिफोर्निया, अब कैलिफोर्निया के टोटल सेनेटर्स हैं 2 और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नुमाइंदे हैं 52, जिसका मतलब होता है कि कैलिफोर्निया के टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स बनते हैं 54। अब सवाल उभरता है कि ये इलेक्टोरल कॉलेज वाले होते कौन हैं भाई? आसान अल्फाज में इनको इलेक्टर्स कहा जाता है। ये कोई टॉप चीज़ नहीं होते हैं और इनकी सिलेक्शन या इलेक्शंस का कोई ज़ाब्ता या अखलाक भी नहीं है। मीनिंग हर स्टेट की अपनी मर्जी है कि वो इलेक्टर्स कैसे बनाती है और किसको बनाती है, चाहे वो इलेक्शंस के ज़रिए कर ले डिस्ट्रिक्ट वाइज या सिलेक्शन के ज़रिए कर ले। बस सिर्फ इतना क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो कांग्रेस का मेंबर नहीं होगा, ना वो कोई भी ऑफिस होल्ड कर रहा होगा, चाहे वो पब्लिक ऑफिस हो, ट्रस्ट ऑफिस हो या प्रॉफिट की ऑफिस हो, यानी कि कोई बिजनेस भी नहीं, मतलब कोई वेला ही उठाना पड़ेगा। खैर, अब ये टोटल इलेक्टोरल कॉलेज बनता है 538 का, जिसमें से कैंडिडेट को 270 वोट्स लेना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू विन। अब आप कहेंगे कि हर बार इलेक्टोरल कॉलेज के नुमाइंदे या नंबर चेंज होता है, तो मैं कहूँगा यस, नॉट हर बार, मगर जब भी अमेरिका में सेंसस होता है यानी मर्दमशुमारी। अब सेंसस का क्या ताल्लुक है इस चीज़ से? सेंसस का ताल्लुक ऐसे है कि आई टोल्ड यू बिफोर कि इलेक्टोरल कॉलेज विल कंप्राइज ऑफ नंबर ऑफ सेनेटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सो दैट मीन्स मतलब आपके शहर के अगर एमपीएज या एमएनएज की तादाद किस चीज़ से जुड़ी होती है? सेंसस से, मर्दमशुमारी से। तो मतलब अगर आबादी बढ़ती है तो यहाँ भी एमपीएस बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ेंगे, विच मीन्स इलेक्टोरल कॉलेज में उनका नंबर बढ़ेगा। इन सेम वे अगर आबादी कम होती है तो रिप्रेजेंटेटिव कम हो जाएंगे, विच मीन्स इलेक्टोरल कॉलेज में नंबर कम हो जाएंगे। और लास्ट सेंसस जो कि शायद 2020 में अमेरिका में हुआ था, उस हिसाब से 7 स्टेट्स का एक इलेक्टर कम हुआ है। जैसे मतलब कैलिफोर्निया के पिछले इलेक्शंस में 55 इलेक्टर्स थे और अब 54 हो गए, 54। लेकिन उसी जगह 5 स्टेट्स में एक इलेक्टर बढ़ा है और एक स्टेट यानी टेक्सास में 2 इलेक्टर्स बढ़े। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, क्या ये इलेक्टर्स अपनी मर्जी से वोट देते हैं या दे सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। यह आर्ग्यू किया जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का लिखा था, यह आर्ग्यू किया जाता है कि उनकी नज़र में इलेक्टोरल कॉलेज का कॉन्सेप्ट लाने की नीयत यानी कि स्पिरिट ऑफ द लॉ ही यही था कि वो एक किस्म का सेफ स्विच हो। मीनिंग अगर कल को पॉपुलर वोट के ज़रिए किसी पागल को अवाम सदर बना दे तो इलेक्टर्स यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज में बैठे हैं वो उसके खिलाफ वोट करके सदर को इलेक्ट होने से रोकें। अब सवाल उभरता है कि क्या ऐसा हुआ है? हाँ जी, माजी में हुआ है। और जो इलेक्टर्स अपने हल्के के मेजॉरिटी वोट लेने के बावजूद वाले कैंडिडेट को भी वोट नहीं करते हैं, चाहे वो सदर का उम्मीदवार हो या नायब सदर का, उन इलेक्टर्स को फेथलेस इलेक्टर कहा जाता है। फेथलेस इसलिए क्योंकि जब उन्हीं की अपनी स्टेट यानी या सूबे के लोगों ने किसी को वोट दिया, मेजॉरिटी वोट दिया, लेकिन इलेक्टर्स उसको वोट नहीं दे रहे, तो इसका मतलब इलेक्टर्स का ईमान या फेथ नहीं है अपनी मेजॉरिटी अवाम पे कि उन्होंने सही फैसला लिया होगा। और ऐसा 2 बार हुआ है अमेरिका की हिस्ट्री में। एक 1824 का इलेक्शन जिसमें एंड्रयू जैक्सन बमुकाबला जॉन क्विंसी एडम्स, लेकिन इन दोनों के अलावा भी 2 और कैंडिडेट्स थे, यानी कि 4 कैंडिडेट टोटल। और इलेक्टोरल कॉलेज पूरी तरह डिवाइड हो गए बिटवीन ऑल द 4 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, यानी किसी एक को भी मेजॉरिटी वोट नहीं मिला इलेक्टोरल कॉलेज में। हालांकि पॉपुलर वोट में एंड्रयू जैक्सन आगे थे, लेकिन मैंने कहा ना कि उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास इलेक्टोरल कॉलेज में या इलेक्टोरल कॉलेज की मेजॉरिटी नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा 1836 में हुआ जब मार्टिन वैन बुरेन सदर के उम्मीदवार थे, लेकिन उनके नायब सदर रिचर्ड मैनसन जॉनसन को इलेक्टोरल कॉलेज में मेजॉरिटी नंबर हासिल नहीं हुआ नायब सदर को, क्योंकि वर्जीनिया जो स्टेट है उसके कुछ फेथलेस इलेक्टर्स ने उनके अगेंस्ट वोट दे दिया। तो अब सवाल उभरता है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज वाकई में डिवाइड हो जाए और किसी को मेजॉरिटी ना मिले तो फिर क्या? फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टिंजेंट इलेक्शंस होंगे। अगर सदर और नायब सदर दोनों को ही वोट नहीं मिला है मेजॉरिटी,
तो सदर के इलेक्शन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होंगे, जिसमें जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इंडिविजुअल वोट का हक नहीं होगा, बल्कि पूरी स्टेट के जितने भी नुमाइंदे हैं उन सबका एक वोट काउंट होगा। मीनिंग उस स्टेट के सारे नुमाइंदे इन ब्लॉक या इन मास एक वोट देंगे। मिसाल अगर न्यूयॉर्क के नुमाइंदे 15 हैं तो ये 15 वोट नहीं है, बल्कि सबके वोट मिला के ये एक वोट होगा, जो कि किसी भी कैंडिडेट को पड़ सकता है। और जो नायब सदर के लिए जो कॉन्टिजेंट इलेक्शंस होंगे वो सेनेट में होंगे, और सेनेट में हर सेनेटर को इंडिविजुअल वोट का हक होगा। तो मतलब जो मेजॉरिटी लेगा वो जीत जाएगा। अब कोई सोचेगा कि यार ये तो मजाक है, मतलब पॉपुलर वोट जिसको पड़े, अगर गिनती के इलेक्टर्स जो सियासत में भी नए आए हैं, अगर उनको लालच दी जाए इलेक्टोरल कॉलेज में वोट के लिए कि भाई हमारे फेवर में वोट करो, तो वहाँ भी बड़े मज़े से हॉर्स ट्रेडिंग होती रहेगी। ऐसा हो सकता है, और यही चीज़ रियलाइज़ हुई 1824 एंड्रयू जैक्सन वाली इलेक्शंस के बाद, जिसकी मिसाल मैंने दे दी आपको कि 4 सदारती उम्मीदवारों में से किसी एक को भी वोट नहीं बढ़े और सारे डिवाइडेड रहे। उसके बाद तकरीबन सारी ही स्टेट्स ने कानून साजी करके ये कानून बना दिया कि उनकी स्टेट्स में जो भी पॉपुलर वोट से जीतेगा, ऑटोमेटिकली उनकी स्टेट के सारे इलेक्टर्स के वोट उसी कैंडिडेट्स के पास चले जाएंगे जो मेजॉरिटी वोट लेके जीता है स्टेट से। इन सिंपल टर्म अगर कहा जाए तो विनर टेक्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन 2 ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने इस तरह का कानून नहीं बनाया। एक है मेन और एक है निब्रास्का। दोनों स्टेट्स में विनर टेक्स ऑल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कानून है। यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जो उम्मीदवार जीता, उस डिस्ट्रिक्ट का जो इलेक्टर है वो उसी उम्मीदवार को वोट देगा जो उसके डिस्ट्रिक्ट से जीता है, किसी और को नहीं देगा। जिसका मतलब सिवाय निब्रास्का और मेन के हर किसी इलेक्टर के पास चॉइस नहीं है कि वो अपनी स्टेट में पॉपुलर वोट जीतने वाले कैंडिडेट को वोट ना दे। तो अब फिर सवाल उभरता है कि जब तकरीबन सारी स्टेट्स में ये कानून है तो फिर मसला क्या है? फिर क्यों हिलरी 3 लाख वोट ज़्यादा लेने के बावजूद भी ट्रंप से हार जाती है? यहां आता है कॉन्सेप्ट स्विंग स्टेट्स का। अब जब इस 2024 के इलेक्शन को मैप को देखते हैं तो कुछ बड़ी बड़ी स्टेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, नजर आ रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये बड़ी बड़ी स्टेट्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं इस इलेक्शंस में। यानी कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क, ओहायो, जिनके इलेक्टर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आपको, बज़ाहिर तो ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बड़ी स्टेट्स हम इंपॉर्टेंट नहीं रही हैं अमेरिका की इलेक्शन में कभी भी, क्योंकि इनका वोट क्लियर होता है हमेशा। अगर कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के जैसे लिबरल इलाके हैं तो ज़ाहिर है वो डेमोक्रेट्स की तरफ ही रहते हैं। अगर ओहायो, टेक्सास के लोग थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो उनका टिल्ट हमेशा रिपब्लिकन की तरफ ही रहा है। विच मीन्स अमेरिका में क्लियरली काफ़ी अरसे से डिफाइंड है कि कौन सी स्टेट्स ब्लू हैं यानी डेमोक्रेट्स की हैं और कौन सी स्टेट्स रेड हैं यानी रिपब्लिकन्स की हैं। तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ स्विंग स्टेट्स, हर इलेक्शंस में चेंज होती हैं, जिनका टिल्ट कभी भी डिफाइंड नहीं रहा है कि वो हर बार किसी एक को वोट करेंगे। उनका पॉपुलर वोट कभी एक तरफ चला जाता है तो कभी दूसरी तरफ। इस बार ये स्टेट 7 हैं जो इस इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन एंड नेवाडा। ये 7 स्टेट्स हैं जो इलेक्शंस में स्विंग स्टेट्स तस्वर की जा रही हैं, और अभी तक इन 7 स्टेट्स का रिजल्ट डिसाइसिव समझा जा रहा है। सो व्हाट वी नो सो फार इज अमेरिकन सदारती इलेक्शंस में पॉपुलर वोट प्लस राइट स्टेट्स में जीतना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि ये तो गलत हो गया ना यार, क्योंकि इस तरीके से तो कैंडिडेट सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो स्विंग स्टेट्स हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ध्यान क्यों ना दें भाई? जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा, आवाम की डिमांड ज़्यादा, तो जमहूरियत में वही स्टेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। आप हमारे पास देख लें, पंजाब इसीलिए ही ज़रूरी है और कराची भी इसीलिए ज़रूरी है। एक कराची के शहर से तकरीबन 22 MNS जाते हैं। खैर इधर उधर ना भटक जाएँ। तो व्हाट वी नो सो फार इज़ पॉपुलर वोट ज़रूरी, इलेक्टोरल कॉलेज में मेजॉरिटी बहुत ज़रूरी। ये 2 चीज़ें मेन हैं
और इनका खदोखाल क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस वक्त स्विंग स्टेट्स में ट्रंप लीड कर रहा है, लेकिन बाजी आखिर में पलट भी सकती है, क्योंकि दिस इज नॉट द नॉर्मल इलेक्शंस। इस बार इलेक्शंस में बहुत बड़े फिलोसफिकल थॉट की लड़ाई है एंड दो बहुत पावरफुल कुव्वतों की लड़ाई है। वैसे फॉरेन पॉलिसी बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, बहुत इधर उधर कनेक्टेड होती हैं चीज़ें, लेकिन ज़ाहिर है फिलोसफिकल थॉट की लड़ाई जब आती है ना, जब एक मेजॉरिटी थॉट की लड़ाई आती है तो फिर वो मैटर करता है, ये कॉम्प्लेक्स वेब मैटर नहीं करता। मिसाल ले लें आप कि पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट चाइना भी कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, फिर रशिया हमारे पास आ रहा है, कह रहा है मिलिट्री ट्राइज भी करेंगे, लेकिन मिलिट्री ट्राइज की जो ISPR की स्टेटमेंट आ रही है उसमें ये क्लियर है कि वो आर्मी चीफ से नहीं मिले, तो आर्मी चीफ से नहीं मिले हैं तो फिर मिलिट्री ट्राइज की कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो और ऊपर से अगर रशिया इतना सपोर्ट कर रहा है तो हम ब्रिक्स में क्यों नहीं जा रहे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बट फिलोसफिकल थॉट मेजॉरिटी पे हमारी, या ये कह लें कि जो थ्योरेटिकल बात है हम उस पर ही डिस्कस करेंगे। अब आ जाए कि इस वक्त दुनिया के लिए अमेरिकन इलेक्शंस इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं। एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, कीप दैट इन माइंड, जिसका मतलब ये है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हम सब विलेज में कनेक्टेड हैं, मीनिंग देयर आर बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज बट नॉट फॉर द प्रोडक्ट, सर्विसेज या फिर इवन पॉलिसीज या फिर इवन पॉलिटिकल थॉट, उसकी बाउंड्रीज नहीं है। अब इस चीज़ ने आफ्टर वर्ल्ड वॉर II अमेरिका को सुपर पावर बनने में बड़ा फेवर किया है, क्योंकि कैपिटलिज्म वैसे तो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मगर एक चीज़ उसको ले डूबी जब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, एंड दैट इज़ चीप लेबर। कैपिटलिस्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये है वो सस्ती चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, और चीप एंड स्किल्ड लेबर सबको दुनिया में नजर आई, सारी बड़ी कंपनीज वहाँ भाग गई। और कुछ लोग ये भी लिखते हैं हिस्ट्री में कि अमेरिका ने चाइनीज़ इकोनॉमी को बूस्ट दिया शुरू में, कोल्ड वॉर के ज़माने में काफ़ी अरसे तक बूस्ट दिया, ताकि रशिया के बराबर में एक मैसिव जाइंट खड़ा किया जाए जिससे रशिया खुद घबराता रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ज़ाहिर हर प्लान थोड़ी ना कामयाब जाता है, और चाइना एक पैरेलल इकोनॉमी बनता गया। इससे नुकसान ये हुआ कि जो भी प्रोडक्ट, सर्विसेज, जो भी चीज़ है वैसे इस्तेमाल करता है, इस वक्त वो प्रोडक्ट बनता ही मोस्टली चाइना से, और इक्का दुक्का इंडिया बना लेता है। सेकेंडली, जब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा अमेरिका ने लिया इन ऑर्डर टू इन्फोर्स इट्स थॉट प्रोसेस इन द वर्ल्ड, तो उन्हीं की इस पॉलिसी को चाइना और रशिया ने ऐसा इस्तेमाल किया कि पूरा वेस्ट वन वे और दी अदर अमेरिका के बजाय रशिया पे रिलाय करने लग गया। आधे से ज़्यादा यूरोप अपनी गैस और एनर्जी नीड्स इसी रशिया से पूरा करता है, और चाइना की चीप लेबर के सारे ये वेस्ट वाले मज़े लेते हैं। लेकिन फिर अचानक से ये रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे तो हम पूरी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो इन कंट्रीज़ के दारोमदार पे छोड़ते जा रहे हैं। और फिर 3 चीज़ें रियलाइज़ हुई। एक कि हमारे मुल्क की वर्कफोर्स नाकारा हो रही है, जॉबलेसनेस शुरू हो गई है, साथ साथ ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में इमिग्रेशन बढ़ी जा रही है, बाकी लोग स्किल्ड हो रहे हैं बाकी कंट्रीज़ के। दूसरा, जो सबसे बड़ा धचका लगा वो था कि जैसे कि इकोनॉमी का मेजर चंक चाइना जैसे मुल्कों पे, या उन जैसे मुल्कों जहां स्किल्ड और चीप लेबर थी, उन पे रिलाय करने लग गया अमेरिकन इकोनॉमी, चाहे वो इंडस्ट्री वाइज हो, सर्विसेज वाइज हो, या फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स हो। एंड दिस इज़ वेयर कि नई सोच उभरी अमेरिका में, उभरी, जिसने ये नारा लगाया कि कैपिटलिज्म बचाओ। इसलिए पूरे वेस्ट में राइट विंग स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए, चाहे वो यूके का ब्रेक्सिट वाला एपिसोड हो या ट्रंप का सरप्राइज देकर हिलरी से जीत जाना। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था, जब अमेरिकन का फोकस कैपिटलिज्म की तरफ गया तो आगे से जो मिलिट्री की हेजमनी थी वो चैलेंज होना शुरू हो गए, चाहे वो रशिया का यूक्रेन पे अटैक हो, या चाइना का ताइवान और हांगकांग में रेजिस्टेंस को क्रश कर देना हो, या अफगानिस्तान से फौजी इनकलाब हो, नेटो को कमज़ोर होना हो, ईरानियन इन्फ्लुएंस में जो प्रॉक्सीज़ हैं, हूतीज़ हमास वगैरह, ये ताकतवर होना हो क्योंकि सऊदीज़ को वेपन्स बैन कर दिए थे ट्रंप ने। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर द प्रॉब्लम फॉर अमेरिकन हेजमनी, जो एक स्ट्रॉन्ग वो कायम है दुनिया पे। इसलिए फिर बाइडेन का एक्सपेरिमेंट आ गया सामने बीच में, बट बाइडेन कुडंट डू एनीथिंग।
वो उसने वही किया जो बस चल रहा था, उसी को चलाता रहा और किसी भी चीज़ को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। ना वो इसराइल को तस्लीम करवा पाया जो उसका सबसे बड़ा हदफ था, दुनिया को तस्लीम करवाने लगा हुआ था, ना वो अफ़गानिस्तान में कोई पीसफुल ट्रांजिशन कर पाया, ना यूक्रेन वॉर एंड कर पाया, और उल्टा उसी के दौर में इसराइल पे अटैक हो गया। और अब तो वहाँ जो बाइडन है वो तो अब एंटी इसराइल ही नैरेटिव रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि उसको इसराइल को चुप करवाना है। और इसराइल चुप क्यों करेगा? नवंबर 5 को जा रहा है उसने तो अटैक कर दिया है इसराइल ने ईरान पे, और ईरान ने जवाब देने का भी बोला है अभी तक, विच मीन्स द वॉर हैज़ नॉट एंडेड, ये अभी तक कायम है कहीं ना कहीं। सो एट वन पॉइंट देयर इज़ अ चैलेंज कि इकोनॉमी को हैंडल नहीं किया तो ये ब्रिक्स वाले अपना काम कर जाएंगे। दूसरी तरफ अगर ध्यान सिर्फ इकोनॉमी पे दिया तो हेजमनी नहीं बचेगी अपनी मिलिट्री की, जो इतने टाइम से कायम की हुई है। अब एक सोच है जो कि कहती है कि हेजमनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड इंपॉर्टेंट है एज अ मिलिट्री माइट, एंड पॉलिटिकल अलायंसेज और ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमी को हम हैंडल कर लेंगे, यानी कि ये सोच है डेमोक्रेट्स। दूसरी सोच है जो कहती है कि इकोनॉमी को बढ़ाएं, अपनी कैपिटलिज्म यानी कि अमेरिकन कोर कैपिटलिज्म को रिवाइव करें, हेजमनी खुद ही यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड जो दुनिया पे आपका है खुद ही वापस क्रिएट हो जाएगी। अब ये असल जंग है और इसके असरात कैसे होंगे ये रिजल्ट्स पे पता चलेगा। एक तरफ ट्रंप है यानी रिपब्लिकन्स, जिसके साथ हैं अमेरिका के कोर बिजनेसमैन, या फिर आप कह लें कि जो पुरानी कोर इस्टेब्लिशमेंट समझी जाती थी, रॉथस्चाइल्ड वगैरह, जिनके नाम हम अक्सर व बेशतर दुनिया की कॉन्स्पिरेसीज में सुनते हैं। जिसका मतलब ये भी हुआ कि ज्यू लॉबी जो इसराइल में है इस वक्त, वो भी कहीं ना कहीं ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इस वॉर को इसराइल ड्रैग करेगा, अभी नहीं रोकेगा, और जब कमला जीत गई तो शायद फिर पीछे हट जाए, लेकिन उससे पहले नहीं। और अगर ट्रंप जीता तो फिर तो कहानी शायद कहीं दूसरी तरफ ही चली जाए। लेकिन खैर, मैं अभी प्रिडिक्शंस नहीं, सिर्फ थियोरेटिकल बात करते हैं। तो ट्रंप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिकन कोर कैपिटलिज्म को, और जिसमें वो समझते हैं कि रशिया हमारा रवायती दुश्मन है और दुनिया इसी तरह रहे तो बेहतर है, यानी कि रशिया और अमेरिका और कोई बीच में ना आए, और चाइना को किसी भी हाल में स्ट्रॉन्ग नहीं देखना चाहते। तो वो कुछ इस तरह की डील चाहते हैं कि इस रशिया यूक्रेन भले जाए हाथ से, और फिर अपनी तोपें जो है हम लोग बिल्कुल डायरेक्टली चाइना की तरफ करें, ईरान की तरफ करें, और चाइना के साथ जिनके भी ताल्लुकात हैं उनकी तरफ कर लें। इस चीज़ में पाकिस्तान भी बहुत बुरे तूफ़ान की जद में आ सकता है अगर ये यहाँ वीक सिस्टम लेके अपनी अना की वजह से डिनाइल में रहेंगे तो। इसलिए मैंने हमेशा मौक़िफ़ रखा है कि अगर भनक भी पड़ी ना कि ट्रंप जीत रहा है तो पाकिस्तान को अपने इंटरनल मसाइल हल करने पड़ेंगे, तो चाहे वो मोमेंट आ जाए और मजबूरी में करने पड़ जाएं या खुद ही कर लें। फॉर द टाइम आई फील कि ये खुद ही कर रहे हैं अपने मसाइल हल, यानी कि CBMs वगैरह खान साहब के साथ। लेकिन ये हरगिज़ ना समझा जाए कि अगर ट्रंप आ गया तो बहुत उखाड़ पछाड़ कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस सोच का मानना सिर्फ इतना है, यानी कि ट्रंप वाली सोच का सिर्फ इतना मानना है कि किसी तरीके से इकोनॉमिकली हर्ट किया जाए चाइना को, या उसके साथ जो भी मुमालिक है। वही जो ट्रंप कहता है कि चाइनीज़ कंपनीज़ पे टैरिफ लगा दूंगा और मजबूर करूंगा उनको, यानी कि ये चाउमी वगैरह को या टिकटॉक को मजबूर करूंगा कि वो वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएं। सऊदी को मजबूर करूंगा उनके हथियारों पे बैन करके उनके ऊपर एक सिक्योरिटी इशू बना के, फिर शायद इसराइल को भी तस्लीम करवा ले, जिसकी वजह से अरब वर्ल्ड में भी एक खौफ है ट्रंप के अगेंस्ट, क्योंकि उनके हुक्मरानों ने भी अपनी आवाम को इग्नोर किया हुआ है अभी तक, स्पेशली इस इसराइल वाले जेनोसाइड में। तो मतलब इन सिंपल टर्म्स, इफ ट्रंप विंस, दिस वर्ल्ड ऑर्डर जो इस वक्त है, इट्स गोइंग टू चेंज अ लॉट। छोटा मोटा नहीं, अ लॉट, बिकॉज जो असल इस सोच का एम है, जो असल वैल्यू है इसकी, यानी जो बिल्कुल बेसिक है, वो है पैसा बचाना अमेरिका का। और जब अमेरिका अपना पैसा बचाने का सोचता है या बचाएगा, तो जिनको हथियार सस्ते चाहिए
सऊदीज़ वगैरह, अरब वगैरह, उनके लिए भी मसला होगा। जिनको नेटो की सिक्योरिटी चाहिए, ये यूरोपियन कंट्रीज़, उनको भी मसला होगा। और जिनको अपनी मर्जी की गवर्नमेंट्स को कंटिन्यू करवाना है, पाकिस्तान वगैरह, उनको भी मसला होगा। हेंस एवरीवन इज ट्राइंग और प्रेइंग कि ट्रंप ना आए, खास करके अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट यानी CIA और डेमोक्रेट्स, बिकॉज वो चाहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलता रहे। बिकॉज इफ वी रैटल राइट नाउ, यानी कि अगर अभी कुछ हिलाया तो वो डर है उनको, खौफ है उनको, जो हर किसी को होता है कि अगर मुश्किल में है तो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए। अगर उसको हिलाया तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, कुछ नहीं कह सकते। एंड दिस सोच, ये जो डेमोक्रेट्स वाली सोच है, ये कंटिन्यू करना चाह रही है उसी पाथ पे जहां पाकिस्तान और बाकी ऐसे ममालिक जो हैं जिनकी सियासी मजबूरियां हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता करके इस्तेमाल करते रहें फॉर देयर बेनिफिट। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड, ये जो डेमोक्रेट्स हैं या फिर ये जो CIA या एस्टेब्लिशमेंट है, इनको जो समझ नहीं आ रहा इस बार कि इस बार जो अमेरिकन हैं, जो लोग हैं वहाँ के, वो मैटर करते हैं भाई। वो इस बार आउटवर्ड पॉलिसीज़ पे वोट नहीं दे रहे हैं, दे केयर अबाउट इनवर्ड पॉलिसीज़, यानी कि अपनी इकॉनमी, अपनी जॉब और ये सारी चीज़ें। क्योंकि वहाँ भी तो अवाम रहती है ना, और अगर वो खुद खुश नहीं है और उनके पैसे पे पाकिस्तान में बैठे या कहीं और बैठे कुछ ममालिक में ड्राइंग रूम्स में बैठ के अगर कुछ लोग महंगी महंगी चीज़ों की चुस्कियाँ लगा रहे हैं, तो मैटर ज़्यादा क्या करता है? ज़ाहिर है वहाँ के लोग मैटर करते हैं। और इस बार उनके लोगों का कोई मूड नहीं है कि वर्ल्ड ऑर्डर सुधारने के लिए हम वोट दें। इसीलिए लोगों का मानना है, यानी कि सबका मानना है और सब कह रहे हैं कि ट्रंप इज़ मोस्ट लाइकली टू विन, बिकॉज उसके पास सड़ा हुआ, घिसा पिटा हुआ कोई प्लान तो है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की इकॉनमी के लिए। कमला बाजी तो सिर्फ कहानियाँ कर रही है।